चाहे निर्भया को लेके हो, चाहे आतंकवादी किसी को लेके हो, चाहे किसी को लेके, कुछ लोग विरोध में धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती हर चौराहे पे चलाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही घटना जब उनके परिवार पर होती है तो कहते हैं झूठा है, झूठा है, झूठा फंसाया, झूठा फंसाया। तब उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी भावना बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका दिमाग बदल जाता है। ये निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ। लोग सच्चाई जाने ना जाने, लेकिन उसका विरोध, कोई बात अगर डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं कोई अपनी जेब से निकाल के तो डेथ वारंट रुकवा नहीं रहा था। डेथ वारंट अगर मैं रुकवा रहा था तो भारत के संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार रुकवा रहा था। जहां मीडिया ट्रायल हो जाता है, ट्रोल और ये होने लगता है, वहां फैसला तो होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन वहां न्याय नहीं हो पाता है। लेकिन एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हाथरस मामला हुआ, संत रामपाल बरवाला कांड हरियाणा में हुआ, हनीप्रीत प्रकरण रहा, राजस्थान में आनंदपाल का प्रकरण रहा, उत्तर प्रदेश में आपके स्वामी चिन्मयानंद का प्रकरण रहा। कई मामलों में सरकारें सहयोग देती हैं, मैं खुले तौर पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात को कहने में। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर, निर्भया केस के डिफेंस अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह साहब आज हमारे साथ हैं। एपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। जो सबसे बड़ी चीज अधिवक्ताओं में देखने को मिलती है, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, संविधान हमारा हक देता है तमाम उन एक्यूज को अपनी बात रखने के लिए, ताकि अगर वो अपनी बात रखें, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले और अगर निर्दोष हैं तो बरी हो। और एडवोकेट एक्ट भी यही कहता है कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी एक्यूज का पक्ष रख सकता है। लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं, जैसे मुंबई हमला आप देख लीजिए, उसमें जो कन्विक्ट था उसके जो एडवोकेट रहे, या आपका खुद का मामला निर्भया केस को लेकर आप डिफेंस लॉयर थे, आपने जो चीज़ें फेस करी, तो किस तरह इसको आप देखते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है और कितना सही पाते हैं? क्योंकि संविधान और एडवोकेट एक्ट तो कुछ और ही कहता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं या जो सामाजिक हमें वो मिलता है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमारा भारत का संविधान केवल एक कागज़ की किताब नहीं है, या हमारा देश केवल लकीरों पे खिंचा हुआ नक्शा नहीं है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग बसते हैं, और भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, महिला, पुरुष, सभी को उनके अधिकार देता है। जीने का भी अधिकार देता है। इस जीने के अधिकार में एडवोकेट को करना भी अधिकार देता है। वकील अपनी वकालत अपने कानूनी तरीके से व्यक्ति की बात को रखता है। अब चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो सभी को मिलता है उसके तरह। लेकिन हमारे देश की कुछ ऐसी मानसिकता है, खासकर मीडिया ट्रायल केस में, कि लोग अपनी ओपिनियन को बड़ा गलत तरीके से कई बार रखते हैं। कुछ लोग तो किसी एक केस को, चाहे निर्भया को लेके हो, चाहे आतंकवादी किसी को लेके हो, चाहे किसी को लेके, कुछ लोग विरोध में धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती हर चौराहे पे चलाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही घटना जब उनके परिवार पर होती है तो कहते हैं झूठा है, झूठा है, झूठा फंसाया, झूठा फंसाया। तब उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी भावना बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका दिमाग बदल जाता है। ये निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ। लोग सच्चाई जाने ना जाने, लेकिन उसका विरोध, कोई बात अगर डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं कोई अपनी जेब से निकाल के तो डेथ वारंट रुकवा नहीं रहा था। डेथ वारंट अगर मैं रुकवा रहा था तो भारत के संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार रुकवा रहा था। लेकिन लोगों को उस पर परेशानी थी, क्यों रुकवा रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्या हुआ? और केवल निर्भया केस में ही नहीं, अभी पीछे शबनम सलीम के केस में भी हुआ। कुछ लोगों की ऐसी थी, फांसी जल्दी दो, होनी चाहिए, 7 लोगों को मारा, बच्चे को मारा। इतना मेरे फेसबुक, उस पर सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स, आप क्यों बचा रहे हैं, आप इन्हीं को बचाते हैं, आप ऐसे लोगों को ही बचाते हैं। मेरा भी परिवार है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, वो भी सोशल मीडिया को भी चलाती, मेरी बहन एडवोकेट, मेरी मिसेज और सब परिवार की बेटी हैं, बेटे हैं, सभी हैं। उनकी आत्मा इतनी दुखित हो जाती थी कई बार उस पर कमेंट्स देख के, क्या क्या नहीं गलत लिखा होता था, क्या क्या नहीं गलत लिखा, लेकिन सब सहना पड़ता है। ट्रोल लिमिट पार हो जाती है, लेकिन सब सहना पड़ता है अपने प्रोफेशन को अंजाम देने के लिए, इस बात के लिए कि क्या हम अपने किसी भी व्यक्ति को जो हमारे पास आया है, न्याय के मंदिर में न्याय का आशा और विश्वास लेके आया, क्या हम उसको न्याय दिला पा रहे हैं, क्या हम उसे न्याय की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, क्या हम अपने वकालत के दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, उनको निर्वाह कर रहे हैं। हमें हर हद तक जाकर बिना किसी आलोचना कर्तव्य पथ पर जो मिला,
कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, यह भी सही, जो मिला उसको करेंगे और पूरी तरह उसको अंजाम देते हैं। ट्रोल भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, इसके साथ तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लोग आके मिलते भी हैं, गुलदस्ते भी देते हैं, मिठाई भी ला के देते हैं, एयरपोर्ट पर सेल्फी भी लेते हैं, सब जगह रोक के भी मिलते हैं, गाड़ी भी रोकते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो तारीफ या ट्रोल होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरह से अपने प्रोफेशन को अंजाम देने के लिए बिना किसी भय, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के करना चाहिए। आप क्या देखते हैं, हाथरस मामला हुआ, संत रामपाल बरवाला कांड हरियाणा में हुआ, हनीप्रीत प्रकरण रहा, राजस्थान में आनंदपाल का प्रकरण रहा, उत्तर प्रदेश में आपके स्वामी चिन्मयानंद का प्रकरण रहा। कई मामलों में सरकारें सहयोग देती हैं। मैं खुले तौर पर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात को कहने में। आपके उत्तर प्रदेश के उस समय सपा सरकार थी, राममूर्ति जी का हुआ मुद्दा था, बाहुबली सांसद थे, राममूर्ति उनका मुद्दा हुआ। कई मामलों में सरकारें सहयोग देती हैं, लेकिन कई मामलों में सरकारें इतना दबाव बना देती हैं, इतना प्रेशर बना देती हैं कि साधारण एडवोकेट तो हाथ खड़े कर देगा, मजबूर हो जाएगा, बिल्कुल हार मान लेगा पहले से, ऐसा कर दिया जाता है। कुछ लोग मीडिया ट्रायल केस में इतना बड़ा डिसीजन अपने आप ही लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि केस हुआ, हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम ही चार्जशीट फाइल करेंगे, हम ही ट्रायल करेंगे, हम ही ट्रायल कोर्ट से फैसला कराएंगे और हम ही हाई कोर्ट से फैसला कराएंगे और हम ही सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और हम ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतना प्रेशर, इतना दबाव बना देते हैं, जो कि एक न्याय ऐसे मामलों में जब जहां मीडिया ट्रायल हो जाता है, ट्रोल और ये होने लगता है, वहां फैसला तो होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लेकिन वहां न्याय नहीं हो पाता है। लेकिन एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, यह अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अभी आप विक्टिम को लेकर बात कर रहे थे, हमारी आपकी जब बात हो रही थी विक्टिम कंपनसेशन, और खासकर जो बात थी पुरुषों को लेकर थी। मुझे याद है 2017-18 के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई सांसदों ने मिलकर एक जो पुरुष आयोग को लेकर एक बैठक हुई थी। हालांकि 1-2 बैठकें उसकी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या ये माना जाए डॉक्टर AP सिंह पुरुष आयोग के गठन को लेकर उनका समर्थन करते हैं, या कुछ इसको लेकर आगे कुछ मुहिम छेड़ेंगे? बहुत बड़ा समर्थन करता हूं, और समर्थन करने का कारण मेरा संवैधानिक है। मैं भारत के संविधान से बंधा हुआ हूं। भारत के संविधान कहता है जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। लेकिन इस देश में महिला मंत्रालय है, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला कोर्ट है, सब महिलाओं के लिए है। पुरुष जाए तो जाए कहां? कहां है पुरुष आयोग? कहां है पुरुष मंत्रालय? कहां है पुरुष हेल्पलाइन? कहां है पुरुष हेल्प डेस्क? कहां है पुरुष थाना? कहां है पुरुष के लिए कोर्ट? सब जगह सब समानता का अधिकार दे रहे हैं, आप सैलरी बराबर दे रहे हैं, तो पुरुष जाए तो जाए कहां? ये पुरुष आयोग ना होना, पुरुष मंत्रालय के ना होने के कारण इस देश में 150 से 250 पुरुष, लड़के, युवा झूठे केसों की वजह से आत्महत्या करते हैं। उस माँ बाप से पूछना, उस बहन से पूछना, उस भाई से पूछना जो अपने भाई और पुत्र, पिता को अपने खो देता है इन झूठे केसों की वजह से। जो डेड बॉडी उतारता है पंखे से लटकते हुए, जो डेड बॉडी उठा के लाता है रेलवे लाइन से कटी हुई पकड़ के, जो रोड पे पड़े हुए अपने भाई पिता को उठा के लाता है और रोता है, कह नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है कि पीड़ित पुरुष था, या अपनी पत्नी से पीड़ित था, अपनी गर्लफ्रेंड से पीड़ित था, अपने उससे पीड़ित था, लेकिन वो चुप होके आंसुओं को अंदर पी के अंतिम संस्कार तो कर देता है। लेकिन इस देश में कोरोना के आंकड़े हैं, सीमा पर जो हमले होते हैं उनके आंकड़े हैं, राजनीतिक द्वैषता से जो मर्डर होते हैं उनका, लेकिन पीड़ित पुरुषों के लिए कोई आंकड़े नहीं, कोई रिकॉर्ड। लेकिन सर मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन जो महिला आयोग बना या महिलाओं के लिए जो कानून बने, वो तो इसलिए बने ना कि पहले सती प्रथा थी, या महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हुए, पुरुषों पर उनको दबाने का, घर में छुपा कर रखने का, इस तरह के तमाम एलिगेशन लगे थे। इसके बाद ही ये इस तरह के आयोग या इस तरह के जो कानून लाए गए थे। अब पुरुषों की जो स्थिति है, आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। आप जो कह रहे हैं कि जैसे डाउरी में तमाम मामले, माननीय अदालत ने भी कई लोगों को बरी किया है, या अभी ये भी एक आदेश आया था कि उनके जो सगे संबंधी हैं जिनको लिखा दिया जाता है ज़बरदस्ती, उनको ना लिखाया जाए, इस तरह के भी आदेश आए हैं। तो पुरुष जो अभी भी महिलाओं का जो कहा जाता है अधिकार जो है उसको दबाया जा रहा है, उसका हनन होता है, तो ऐसे में पुरुष आयोग का गठन कितना सही मानते हैं? देखिए, पुरुष आयोग का गठन अति आवश्यक, महत्वपूर्ण है। आज इस कानूनों से जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उससे पीड़ित होने वाले में केवल सुशांत राजपूत जैसे लोग नहीं हैं। इस देश में मीडिया हाउस के लोग,
अभी दो सांसद, एक सांसद ने नई दिल्ली में, हिमाचल के एक सांसद ने नई दिल्ली में आत्महत्या की, एक सांसद ने महाराष्ट्र के होटल में ये लॉ मेकर लोग हैं, कानून को बनाने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सांसद आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में, फिल्मी दुनिया के लोग, मीडिया हाउस के लोग, आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, कितनी नेवी, आर्मी के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब पीड़ित है, परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई समझने वाला नहीं है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता जा रहा है कि आज दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज। आपने फिर इतिहास की बात की, पहले ऐसा नहीं है। राजा दशरथ के साथ कैकेयी कौन थी? युद्ध कर रही थी। आपने आर्मी को, महिला को आज भेजे, आज आजादी के 72 साल में आप महिला को भेज पाए युद्ध के लिए, लेकिन राजा दशरथ उस समय महिला को, उस समय अपनी रानी कैकेयी को युद्ध में पीछे रथ पे बैठी हुई कैकेयी थी, रानी पद्मावती, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, ये हमारे देश का इतिहास हैं। इन्होंने इतिहास में काम किया है, इनको इतिहास को देखा। कहां टॉर्चर थी? सीता टॉर्चर थी, सावित्री। अगर सीता टॉर्चर होती तो राजा दशरथ, राजा जनक, नेपाल के राजा, राम पर दहेज, मारपीट, डीबी एक्ट, मेंटेनेंस का केस कर चुके होते, राजा दशरथ पे कर देते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी है, ब्याह गई है, राम जहां जाएगा वहां जाएगा और उसके साथ रहेगी। ऐसा नहीं, पीछे समय में ये गलत भ्रांतियां पैदा की गई कि देश में महिला, इस देश, मार्garet थैचर, मार्garet अल्वा, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ये क्या थी, जयललिता जी, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी, आज देश में केवल एक मुख्यमंत्री रह गई हैं, ममता बनर्जी। उनके पीछे सब पड़ गए हैं, जिसमें कहा गया ना महिला महिला महिला, एक ही मुख्यमंत्री बची, उसके पीछे सब लोग पड़ गए हैं। इसे हटाओ, इसे बदलो, इसे हटा दो। आयशा का केस अभी आपने देखा होगा, सिर्फ डाउरी की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो किस तरह देखते कि आज भी महिलाओं का, जो आपने बात कही कि महिला कभी कमजोर नहीं है, आयशा का केस या और इस तरह के तमाम केस, एक मैंने आपको उदाहरण दिया, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मैं ये नहीं कह रहा 100% केस झूठे होते हैं, लेकिन ज्यादातर झूठे केस होते हैं, ज्यादातर झूठे केस होते हैं और उनमें एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत, एक मिसयूज के तहत किया जाता है। आयशा से संवेदना है, आयशा के साथ ऐसा केस हुआ, और भी बहुत केस होते हैं, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम है। ये नहीं आप कह सकते कि 98% केस सच्चे, 98% झूठे केस होते हैं, 2% सच्चे केस होते हैं। अगर वही 2% केस सच्चे कोर्ट में पहुंचे तो अच्छा ट्रायल भी हो, अच्छी जांच भी हो, अच्छा फैसला भी हो। अब 2% केस तो वो दब जाते हैं, 98% केस उसको अप्रोच कर देते हैं। आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, ममता बनर्जी को दबाया जा रहा है, समूची जो भाजपा के लोग हैं वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है, अगर ममता की ही भाषा में कहें, खेला होबे कि ना होबे? नहीं, खेला तो खैर लोकतंत्र खेला नहीं है, लोकतंत्र बहुत मजबूत चीज है, लोकतंत्र देश की धड़कन है, जनता की सरकार, पद्धत है। खेला होना ना होना वो तो वो जानेंगे और वहाँ के लोग जानेंगे, लेकिन मैंने उदाहरण दिया, एक महिला बची है मुख्यमंत्री, उसके लिए सब लोग लगे हैं, यही तो है ना। देखिए, जयललिता जी चली गई, मायावती जी चली गई, सुषमा स्वराज जी चली गई, वसुंधरा राजे जी कभी मुख्यमंत्री होती थी वो चली गई, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री कभी होती थी वो चली गई ना सब। तो महिला जितना महिला, लेकिन इस तरह से ये महिलाएं भी अपनी आवाज़ को राजनीतिक रूप से इनकी दब जाती है, ये समस्या। पहले का इतिहास ज़्यादा अच्छा मजबूत रहा है। सीता में दम थी, सावित्री में यमराज से लड़ने की दम थी, अनुसुईया में सब भगवानों से लड़ने की दम थी, सबको बच्चा बना दिया और स्तनपान करा दिया। तो इस तरह से हमारा देश का इतिहास बहुत मजबूत रहा है। इसीलिए आज लोग भारत माता पे बड़ी लड़ाई करते हैं कि भारत माता हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अरे भारत, दुनिया में केवल भारत ही तो ऐसा देश है जहां भारत माता की जय बोली जाती है। क्या लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता कभी बोला जाता है? भारत माता की जय बोली जाती है। और हमारे मुस्लिम समाज को उसे काट दिया जाता है, कहते नहीं ये नहीं। अरे मुस्लिम समाज अपनी भारत माता को रोजाना, जो पंच वक्ती नमाज हैद करने वाले, वो 5 बार दिन में इस माथे को, जो सबसे कीमती माना जाता है, बुद्धि यहाँ मिलती है, वो 5 बार इस धरती पर रगड़ते हैं और रगड़ते हैं उसको, 5 बार धरती को नतमस्तक करते हैं। हम तो सुबह शाम ही पैर छू लेते हैं, हे भारत माता तेरी जय हो। उन पर आरोप लगा दिया जाता है। तो इस देश में जो हमारा सिस्टम है वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आधार पर बांटने का है, बांटा जाता है, उनको डिवाइड एंड रूल किया जाता है। राजनीतिक दलों ने डिवाइड एंड रूल का काम किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और संसद में भारत माता की, अरे उनकी बात कोई क्यों नहीं कहता?
और जो उनके नेता हैं वो भी ये बात नहीं कह पाते। निशान पड़ जाता है, यहाँ मेरे अच्छे मित्र हैं, यहाँ निशान लगा होता है, वो कहते हैं सिंह साहब ये भारत माता की जय का निशान है, ये भारत माता की जय का निशान, लेकिन नहीं मानते लोग उन्हें। तो ये थे सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर एपी सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे हमारा जो प्रियम्बल है, जो लिंग भेद और जात सब कुछ समानता के अधिकार की बात करता है, ऐसे में जिस तरह महिला आयोग का गठन हुआ है उस तरह पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। और ये इस पर अपनी न सिर्फ सहमति देते हैं बल्कि इस पर आंदोलन चलाने की भी बात कह रहे हैं।